Hello everyone, this is Dr. A. Qureshi, and today's lecture topic is water absorption in the plants. And this lecture is continuation of previous lecture that was on soil plant water relationship. जैसा कि हमने पूर्व लेक्चर में मृदा जल सह संबंध के बारे में चर्चा किए थे कि मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या भौतिक वर्गीकरण है, और साथ ही साथ मृदा के विभिन्न जो गुण हैं वो जल की उपलब्धता को या जल के मूवमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, और साथ ही साथ उनकी धारण क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। आज के इस लेक्चर में हम मृदा जल का पौधों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और विशेष करके वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या प्रोसेस है और कौन कौन से प्लांट पार्ट्स और प्लांट सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ वाटर का प्लांट के अंदर किस प्रकार मूवमेंट होता है, और इसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि जल का अवशोषण पौधों की जड़ों के द्वारा किया जाता है, और ख़ास करके जड़ों में जैसा कि हम जानते हैं कि जो मृदा के नीचे का जो भाग है जो कि जड़ क्षेत्र के आसपास है, उसे हम हिडन हाफ ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और इस जड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से जो रूट हेयर्स हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। अगर हम रूट पार्ट्स की बात करें तो ये रूट का एक टिपिकल डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं 3 तरह के जोन इसमें पाए जाते हैं। रूट का जो टिप होता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप, और वहीं पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि लगातार जिसमें वृद्धि होती रहती हैं या सेल डिवीज़न सेल एलोंगेशन की प्रक्रिया होती रहती है, इसलिए हम इसे जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी कहते हैं। इसके जस्ट पीछे वाला जो रीजन है वो कहलाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। एपिकल रीजन में वृद्धि होने के कारण इस रीजन में सेल का इलोंगेशन की प्रोसेस होती हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन या जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, और यही वह जोन होता है या साइट होता है जहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये रूट हेयर्स बहुत ही महीन होते हैं, करीब करीब 15 से 20 माइक्रोमीटर इनकी डायमीटर होती है, और साथ ही साथ ये काफ़ी लंबे होते हैं। महीन और पतले और लंबे होने के कारण इनका सरफेस एरिया अधिक होता है, और सरफेस एरिया अधिक अधिक होने के कारण ये सॉयल वाटर के कांटेक्ट में अधिक आते हैं, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही साथ दूसरा एक रीज़न ये है कि जो रूट हेयर्स होते हैं उनके सेल वॉल में सेलुलोज और कैल्शियम पैक्टेट मटेरियल का डिपॉजिशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, वाटर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और जिसके कारण एब्जॉर्प्शन की जो पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, वो इम्बाइबिशन का होता है। इम्बाइबिशन जिसे हम अंतः शोषण भी कहते हैं। सो इम्बाइबिशन इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द रूट हेयर्स। अगर हम इसके सेल्स की बात करें कि कौन कौन से सेल्स होते हैं टिपिकल रूट्स में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं रूट हेयर जो कि एक एपिडर्मिस का ही एक भाग है या एक इन्वेजिनेशन है, और इस रूट हेयर्स जो कि एपिडर्मिस से होते हुए उसके बाद वाला जो रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स सेल होता है, और कॉर्टेक्स सेल के बाद इंडोडर्मिस होती हैं जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इम्परवियस लेयर होती हैं जो कि पानी के मूवमेंट को अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, थिन सेल्स होते हैं जिसे हम पैसेज सेल कहते हैं इंडोडर्मिस में, वो पानी के आवागमन में सहायक होते हैं। और उसके बाद का जो सेल होता है वो कहलाता है जाइलम, या जिसे हम वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, जिसके द्वारा पानी
जड़ क्षेत्र से पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स जो कि सॉयल और सॉयल वाटर के कांटेक्ट में है, जो कि एपिडर्मिस का ही भाग है। और उसके बाद वाला जो हरा भाग जो दिख रहा है वो कॉर्टेक्स सेल्स हैं, और कॉर्टेक्स सेल्स के बाद में इंडोडर्मिस है, और इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल है, और पेरिसाइकल के बाद जाइलम है। तो वाटर का फ्लो एपिडर्मिस या रूट हेयर से लेकर जाइलम तक इन्हीं सेल्स के मध्य होता है। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन सी प्रोसेस हैं जिनके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मुख्य रूप से जो प्रोसेस हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, सबसे पहले इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रोसेस हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न और मास फ्लो की जो प्रोसेस हैं उनके द्वारा ही जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण पौधों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या होती है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया मुख्य रूप से सॉल्वेंट का मूवमेंट प्रदर्शित करता है। सॉल्वेंट से तात्पर्य, जैसे हम जल एक सॉल्वेंट है, उसका ही मूवमेंट, इसमें सॉल्यूट का मूवमेंट ना होकर सॉल्वेंट का मूवमेंट कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, उनके द्वारा कम सांद्रता वाले क्षेत्र से सॉल्वेंट का मूवमेंट अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ तब तक होता रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। तो ये ऑस्मोसिस कहलाती है। इसके लिए आवश्यक ये है कि अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित हो, जो कि सेल मेम्ब्रेन को हम अर्धपारगम्य झिल्ली मानते हैं। उसी प्रकार से डिफ्यूज़न जो है वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ का मूवमेंट को प्रदर्शित करता है, और ये सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है। सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूज़न का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसा किसी कमरे में इत्र रखा हो और इत्र की जो शीशी रखी है वो धीरे धीरे करके पूरे कमरे में उसकी जो सुगंध है वो फैल जाती है। हवा में जो वेपर्स उनके बनते हैं वो डिफ्यूज़ होकर पूरे कमरे के वातावरण में फैल जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं। ये एक एग्जांपल है डिफ्यूज़न का। तो अगर हम अंतर की बात करें तो डिफ्यूज़न की जो प्रक्रिया है वो लिक्विड के साथ साथ गैस एवं सॉलिड, ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में हो सकती है, बल्कि ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो केवल तरल माध्यम या लिक्विड माध्यम में होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिफ्यूज़न में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, और वो तब तक डिफ्यूज़ होते हैं जब तक कि उसमें इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। दूसरी जो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, जिसके लिए सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है, इसमें लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है, और तब तक मूव करता है जब तक कि दोनों भाग में इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। या हम यूं कहें कि जो अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और ऑस्मोटिक जो प्रेशर होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर है जो सॉल्यूशन में डेवलप होते हैं जब उसे प्योर वाटर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती हैं, अर्थात ये है कि अगर कंसंट्रेशन अधिक होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी अधिक होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं कि डिफ्यूज़न में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों मूव करते हैं, और तब तक मूव करते हैं कि जब तक कि कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। इसके लिए कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। और ये ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का, या मुख्य रूप से जो जल है,
जल का ही मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का नहीं होता या उसमें लवण का नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसा कि जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। पहला है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल यह फ्री वाटर मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है, या यह वह जल है जो फ्रीली मूव कर सके। अर्थात ये है कि अगर उसमें वाटर, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें वाटर पोटेंशियल अधिक है, या यह पोटेंशियल, जो कि अन्य शब्दों में हम ये कहें कि यह पोटेंशियल एनर्जी को प्रदर्शित करता है। और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में यही होता है कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करती है। दूसरा होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जिसके लिए इसे हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। इसे सॉल्यूट पोटेंशियल इसलिए कहते हैं कि यह पोटेंशियल तब निर्मित होता है जब उसमें किसी भी प्रकार के लवण या सॉल्यूट मिले हुए हों, जिसके कारण वह लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया। दूसरा जो होता है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट से हमें ये पता चलता है कि सेल में वाटर का कंपोजिशन कितना है। यदि सेल में वाटर कम है तो सेल फ्लैसिड अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण बाह्य वातावरण के साथ डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निर्मित हो जाता है, और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण डीपीडी निर्मित होती है, जिसे हम डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट भी कहते हैं। तो सेल अगर फ्लैसिड अवस्था में है तो उसका डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट अधिक होता है कंपेयर टू टर्जिड सेल के। दूसरा होता है सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर, इसे हम ये इक्विवेलेंट टू डीपीडी होते हैं या डीपीडी के बराबर होते हैं, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जब सेल फ्लैसिड या शिथिल हो जाती हैं तो उसमें डीपीडी बढ़ जाती हैं, और डीपीडी बढ़ने के कारण उसमें एक दबाव निर्मित होता है जिसे हम कहते हैं सक्शन प्रेशर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टर्गर प्रेशर। जब डीपीडी अधिक होने के कारण या ऑस्मोटिक पोटेंशियल अधिक होने के कारण वाटर ऐसे जगह से आती हैं जहाँ की डीपीडी कम हो, तो लो डीपीडी टू जब हाई डीपीडी सेल में वाटर एंटर करता है तो वो सेल फूल जाती हैं या टर्जिड अवस्था में आ जाती हैं, जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर डाला जाता है उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और जस्ट अपोजिट इसके अपोजिट और समान मात्रा में सेल वॉल के द्वारा प्रोटोप्लाज्म पर लगाए गए प्रेशर को हम वॉल प्रेशर कहते हैं। तो टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। 3 तरह के जैसे इसमें सॉल्यूशन दिखाए गए हैं। यदि हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से तात्पर्य है कि उस सॉल्यूशन की सांद्रता सेल सेप की सांद्रता से अधिक हो, तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा जाता है तो कुछ समय के पश्चात सेल में मौजूद जो सेल सेप हैं या प्रोटोप्लाज्म है वो लीकेज होना शुरू हो जाता है, और वो सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मिलने लगता है, आने लगता है। और सेल सेप के लीकेज को ही हम एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया कहते हैं, या इसको साथ ही प्लाज्मोलिसिस की भी प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें सेल में मौजूद जो द्रव्य हैं वो उस सॉल्यूशन में आने लगते हैं। दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका तात्पर्य है कि जो सॉल्यूशन का सांद्रता है वो सेल सेप के सांद्रता के बराबर हो, तो ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है या बराबर वो मेंटेन रहते हैं। तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि किसी सॉल्यूशन की सांद्रता सेल सेप की सांद्रता से कम हो और वैसी जगह हम सेल को रखते हैं, तो कुछ समय के पश्चात सॉल्यूशन में मौजूद वाटर जो हैं वो सेल के द्वारा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और टर्जिडिटी उसमें आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से सेल की जो प्रक्रिया वो एक्सोस्मोसिस कहलाती है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है उसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं।
ये अंतर इसमें बताया गया है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण निर्मित होता है, और वाटर पोटेंशियल यह प्योर वाटर के पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है, जो कि हमेशा डीपीडी जो हैं ये इक्विवेलेंट टू होते हैं सक्शन प्रेशर के, या सक्शन प्रेशर भी इसे ही हम कहते हैं। और वाटर पोटेंशियल होते हैं, वाटर पोटेंशियल ये मीट्रिक पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का योग होता है। अगर फॉर्मूला की बात करें तो डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर प्रेशर। और जो वाटर का मूवमेंट है वो लोअर डीपीडी रीजन से हायर डीपीडी रीजन की तरफ होती हैं, जबकि वाटर पोटेंशियल के केस में हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ ये पाया जाता है। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। स्पैक के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी कि किस प्रकार से मृदा जल का मृदा के साथ, पौधों के साथ और पौधों के साथ साथ वातावरण में क्या उनके संबंध होते हैं, और ये संबंध के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और ये भी लेक्चर ये उसी का ही पार्ट है कि वाटर की एक कंटिन्यूस फिल्म सॉइल से लेकर वातावरण तक जो बनती है पौधे से होते, उसे ही हम स्पैक सिस्टम कहते हैं, सॉइल एट प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम, जो कि वाटर पोटेंशियल में डिफरेंसेस के कारण या ट्रांसपिरेशन पुल के कारण, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के कारण जो एक पुल का निर्माण होता है मृदा से लेकर वायुमंडल तक, उसे ही हम स्पैक सिस्टम कहते हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि वाटर जो है किस प्रकार से रूट से होकर, सॉइल से होकर रूट में, और रूट से फिर तनों के द्वारा पत्तियों में पहुंचता है। तो इसमें लो वाटर प्रेशर, लो वाटर पोटेंशियल सॉइल वाटर में है, वहाँ से ये रूट के द्वारा लीव्स और एटमॉस्फेयर में अल्टीमेटली पहुंच जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लो प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ ये जाती हैं। इसमें वही स्पैक सिस्टम के बारे में बताया गया है। और आज का जो लेक्चर है हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मुख्य रूप से जैसा कि हमने मृदा जल के बारे में चर्चा की, अब मृदा जल का जड़ों के साथ, जड़ों के द्वारा जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है, वो उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि ये वाटर मूवमेंट का रूट है, जो कि मैंने इससे पहले भी बताया कि दो तरह से वाटर का मूवमेंट होता है। रूट हेयर्स के बाद एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल होते हुए यह जाइलम तक पहुंचती है। और इसमें दो रूट्स होते हैं, या तो वाटर सेल टू सेल मूवमेंट करता है, एक सेल से दूसरे सेल और दूसरे से फिर अन्य सेल में जाती हैं, या दो सेल के मध्य जो स्पेसेस होते हैं जिसे हम अंतःकोशिकीय जो स्थान होते हैं उनके द्वारा मूवमेंट करते हैं। तो ये अंतःकोशिकीय स्थान के द्वारा जो मूवमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट, और जो सेल टू सेल जो मूवमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए दो थ्योरीज हैं। पहला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सक्रिय अवशोषण, और दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो ऊर्जा उसमें निहित होती है, ऊर्जा निहित प्रक्रिया है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन में यह एक ऊर्जा विहीन प्रक्रिया है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रूट और रूट हेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में शूट और लीव्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो पुल का निर्माण होता है उसके द्वारा पैसिव एब्जॉर्प्शन होते हैं। बल्कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑस्मोटिक या नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस के द्वारा किए जाते हैं। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन यह डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर।
सांद्रता में जो अंतर होती है उन पर निर्भर करता है, जिसे हम डीपीडी कहते हैं। और पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है मुख्य रूप से ट्रांसपिरेशन पर निर्भर करता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया होती है वो सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा मूवमेंट करती हैं, मतलब सेल टू सेल मूवमेंट करती हैं। बल्कि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है एपोप्लास्टिक पाथवे को फॉलो करती हैं, मतलब दो सेल के मध्य की जो जो खाली जगह है या अंतर कोशिकीय जो स्थान है उनके द्वारा ये मूवमेंट करती हैं। सिम्प्लास्ट मूवमेंट में आप देख सकते हैं वाटर जो कि नीले कलर की लाइन से प्रदर्शित किया गया है, वो आप देख सकते हैं सेल टू सेल जारी है। सेल टू सेल रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स सेल से इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस पेरिसाइकल से होते हुए यह अंत में जाइलम तक पहुंचती है। तो इसमें यह साफ नज़र आ रहा है कि सेल टू सेल वाटर का मूवमेंट हो रहा है। दूसरा जो मूवमेंट होता है एपोप्लास्ट मूवमेंट, इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है वो सेल के मध्य जो खाली जगह है या जो रिक्त स्थान है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जिसे हम कहते हैं, उनके द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है और ये अंत में रूट हेयर से जाइलम सेल तक पहुंचती हैं। तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए जो फोर्स की जो ज़रूरत होती है वह ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प के रूप में पत्तियों के स्टोमेटा से वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण मीजोफिल सेल्स में डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने के कारण उनमें एक सक्शन प्रेशर का निर्माण होता है जो कि जाइलम में मौजूद जल को अवशोषित करते हैं। और जाइलम में मौजूद जो जल हैं वो कोहेसिव फोर्स के कारण, कोहेसन मतलब जल के अणुओं का आपस में चिपकना एक विशेष प्रकार का जल का गुण होता है। इसी कोहेसिव फोर्स के कारण जल एक दूसरे से चिपककर एक पुल का निर्माण करते हैं जो कि जड़ से लेकर पौधों के ऊपरी भाग तक रहता है। और यही कारण से जड़ क्षेत्र से जल पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचता है, जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और इस पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए जो आवश्यक जो बल है वह ट्रांसपिरेशन के द्वारा निर्मित होता है। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा निहित नहीं होती या किसी भी प्रकार की पौधों द्वारा एटीपी का कंजप्शन नहीं किया जाता है। ये इसके स्टेप्स हैं, जैसा कि मैंने चित्र में बताया कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा एक टेंशन क्रिएट होता है। जब वाटर लॉस होती है तो मीजोफिल सेल्स से पानी निकल जाता है, जिसके कारण उनके सेल शिथिल हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण उनकी सिकुड़ने के कारण डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और जिसके कारण एक सक्शन प्रेशर का निर्माण होता है। इसी सक्शन प्रेशर के द्वारा जाइलम में मौजूद जल पुनः स्टोमेटल सेल में आ जाती हैं और वह फूल जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, और टर्जिड होने से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट कम हो जाता है और ये वायुमंडल में निष्कासित कर दी जाती हैं। तो ये प्रोसेस होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन में। अगर हम बात करें एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे में, तो जैसा कि मैंने बताया कि एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है दो सेल के दरमियान जो खाली स्थान है उनके द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है, जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेसेस भी कहते हैं। और सिम्प्लास्ट जो मूवमेंट होते हैं वो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, और सेल टू सेल इसमें मूवमेंट होता है। दूसरा, एपोप्लास्ट मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए सेल टू सेल मूवमेंट के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये पूरा एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स सेल से इंडोडर्मिस और पेरिसाइकल से होते हुए जल जाइलम तक पहुंचता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो थ्योरीज़ हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की और पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मुख्य रूप से दो थ्योरीज़ के बारे में हमने चर्चा की, एक ऑस्मोटिक थ्योरी और दूसरा नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ऑस्मोटिक थ्योरीज़ में हमने जाना कि किस प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस से या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस से सांद्रता में अंतर होने के कारण
ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिट में अंतर आता है और उनके द्वारा जल का अवशोषण जड़ क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो नॉन ऑस्मोटिक थ्योरीज हैं उनके अनुसार एक्टिव एब्जॉर्प्शन में उनके अनुसार आवश्यक जो ऊर्जा है वो रेस्पिरेशन के द्वारा पौधों को प्राप्त होती है और उसी रेस्पिरेशन से प्राप्त ऊर्जा से जल का अवशोषण किया जाता है। दूसरा जो थ्योरी था पैसिव एब्जॉर्प्शन का, उसमें ये बताया गया कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए जो आवश्यक बल हैं वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा निर्माण होते हैं और इसी ट्रांसपिरेशन या जल हानि होने से जो कि वायुमंडल में उत्सर्जित कर दी जाती हैं उनके द्वारा एक प्रेशर का निर्माण होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं और इसी ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा एवं कोहेसिव फोर्स के कारण जड़ क्षेत्र से जल पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।